मैं मुदस्सिर अमजदी बोल रहा हूँ। अच्छा, खैरियत से हो भाई? जी जी, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह। फरमाइए, क्या हुक्म है? असल में ये आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है शायद के नेपाल के कपिलवस्तु जिला की जो है, जिसमें कोई मौलाना जो है वो बहुत जो है आपके खिलाफ जो है बड़ी अजीब अजीब बात कर रहे हैं कि पैसा लेकर के नात नहीं पढ़े, भाग गए, ये किए वो किए, इस तरीके से। अच्छा। हाँ, तो वो क्या असलियत है और क्या हकीकत है, आप ही बता दें। असल में मैं कोई बात तो फोन पे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हो। जी आप वो मुदस्सिर भाई बोल रहे हो, मौलाना मुदस्सिर अमजदी? जी जी जी। अच्छा, वो अभी मेरी मुलाकात हुई थी गालिबन आपसे ना, हाँ हाँ, सिमडेगा में। सिमडेगा में। माशाल्लाह। तो मुदस्सिर भाई, जी आपको बता देता हूँ, जी हालांकि मैंने इस सिलसिले में किसी से फोन पे कोई बात नहीं की। जी अभी ये रात की बात है, मैं तो अभी घर पे आ गया। जी। दरअसल ये तारीख मैंने दी थी, एक लड़का है इश्तियाक नेपाली करके, माशाल्लाह, वो नात पढ़ते होगी। हमारे घर पे आता जाता है लड़का, बहुत अच्छा लड़का है और बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, छोटा है, अल्लाह ताला उसे उरूज दे। आमीन। तो उसने जिद की कि भैया आप कोई तारीख दे दीजिए जी और प्रोग्राम हो जाए। तो हमने कहा बाबू मैं जा रहा हूँ बगदाद शरीफ, जी। और मैं लौटूंगा तो सफर की थकान रहेगी, और फिर मेरा प्रोग्राम मुरादाबाद में है हम्म 17 को, हम्म और मुरादाबाद से यहाँ आना बहुत लंबा है। हम्म तो मैं अपने हिसाब से उधर ही की तारीख दे दूंगा, मेरे लिए जिद नहीं करो, मैं आ नहीं पाऊंगा। जी। लेकिन वो जिद पकड़ लिया, नहीं माना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो तुम 18 को कर लो। अब ये तारीख तय हो गई, सारा कुछ हो गया, और उन्होंने मुझे 5,000 रुपए बतौर किराया भेजा। अच्छा अच्छा। मैं बगदाद शरीफ में ही था। तो जी अब चूंकि वहाँ फोन पे वगैरह नहीं चल पाता है, वहाँ पता नहीं क्या मसला है कि वहाँ मतलब काम ही नहीं करता वो एप्लीकेशन। तो जब इन्होंने भेजा तो मुझसे बोले कि अगर चेक कर लीजिए, तो चेक नहीं हो पा रहा था कि आया है कि नहीं आया। तो मैं उनको कोई मतलब कंफर्म जवाब नहीं दे पाया। बहरहाल मैं आया बहुत लंबा सफर करके, और चूंकि बॉर्डर पार करना था तो हर हाल में 7 बजे से पहले मुझे भंसार करवा के बॉर्डर क्रॉस करना था। हालांकि वो प्रोग्राम मेरे घर से मुश्किल से 25 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर है और 15 किलोमीटर अंदर, अच्छा अच्छा। मतलब 40 किलोमीटर मेरे घर का डिस्टेंस है। लेकिन अब चूंकि सफर मैंने बहुत लंबा किया था, मुरादाबाद की तरफ से मुझे आना था। हम्म। तो अब मैं वहाँ पहुंचा, मैंने गाड़ी भंसार करवाई, और मैं 8 बजे जलसे में पहुंच गया। अब वो वीडियो आपने देखी होगी, मैंने भी देखी, चूंकि अभी जुमा की नमाज से पहले कई लोगों ने मुझे भेजा, तो एक नजर मैंने उसको देखा कि क्या उन्होंने बयान किया है। तो इसमें आपने देखा होगा। हाँ, अब लोग भेजते हैं तो अब मैंने देख लिया। नहीं, जरूरी अब उसमें मौलाना तबरेज साहब बेचारे जो हैं, वो बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान हैं। जी। मैं मतलब बाई नाम उनको पहले से नहीं पहचानता था, बाई फेस मेरी मुलाकात उनसे मेरी याददाश्त में है। अच्छा। उन्होंने ही शायद मुझे वो पैसे भी भेजे थे, जैसा कि उस वीडियो में मैंने सुना। और जब वीडियो में सुना तभी मुझे पता भी चला कि उनका नाम तबरेज है। अच्छा। वरना वहां जब मैं पहुंचा हूँ 8 बजे, तो तबरेज भाई से मेरी फोन पे चूंकि बात नहीं हो पा रही थी, इश्तियाक मेरे साथ था, और इश्तियाक की शायद बात हो रही थी मौलाना तबरेज से। तो वो लोग डायरेक्ट मुझे कुछ लड़के आए कमेटी के, और वो मदरसे में लेके चले गए। मदरसे में जब मैं पहुंचा तो वहाँ कम से कम 400-500 लड़के आ गए। अच्छा। और वो लड़के आए तो वो फोटो फाटा और ये दुनिया भर का जो खुराफात है सब, और परेशान करने लगे। तो मैंने कहा कि भाई मुझे अगर यहाँ रखोगे आप लोग तो पूरा जलसा यहीं चला आएगा, और मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूँ और थका हूँ, तो थोड़ा कोई ऐसी जगह मुझे बता दो जहाँ मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, सो लूँ। बिल्कुल है ना, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना इसमें? जाहिर सी बात है, आदमी थका रहेगा तो आराम करना है ना। और उसके बाद वो मौलाना तबरेज साहब बेचारे, उन्होंने किसी से फोन के जरिए कहा कि उनको मेरे घर पे ले आइए। तो वो लोग मुझे उनके घर पे ले गए। जब मैं उनके घर पे पहुंचा तो वहाँ मौलाना फैजान जमाली साहब जो खतीब थे उस जलसे के, और मौलाना मुफ्ती रफीक अन्नापुरी साहब, वो भी उस जलसे के खतीब थे। ये 2 खतीब थे। तो वो दोनों हजरात वहाँ पे पहले से मौजूद थे। मैं पहुंचा, सलाम दुआ, तो मौलाना तबरेज साहब आए, कुछ देर में वो आए वहाँ, और फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई। लेकिन मैं नाम नहीं जानता था उनका, तो ये नहीं जान पाया कि यही मौलाना तबरेज है। खैर उन्होंने मेरी खैरियत पूछी, चाय पानी पूछा, खाने के लिए कहा। उनकी ज़ियाफत में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और चाय पानी के बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा हजरत और कोई बात हो तो बताइए। तो मैंने कहा नहीं भाई अब कोई बात नहीं है, अब आप मुझे माइक दे दीजिए। तो बोले हजरत हमारे गांव भर का ये मशवरा है कि आप आराम कीजिए और हम लोग आपको लास्ट में माइक देंगे। तो हमने कहा टाइम लगभग क्या होगा, क्या तरतीब है? तो बोले कि मौलाना फैजान साहब की
اور مفتی رفیق صاحب کی تقریر ہو جائے, اشتیاق وغیرہ نعت پڑھ لیں, لاسٹ میں آپ کو پڑھائیں گے, 1-1:30 بج جائے گا, اور اگر آپ پڑھ دو گے تو لوگ چلے جائیں گے, اس لیے ہم سب نے مشورہ کیا کہ آخر میں آپ کو پڑھائیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اب مجھے تھوڑا سا آرام کرا دو, میں سو لوں تھوڑی دیر, جب آپ کی مرضی ہوگی تب مجھے لے جانا, لیکن مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, میں تھکا ہوا ہوں سفر سے, اور میں تھوڑی دیر آرام کر لوں. تو انہوں نے ایک الگ کمرے میں میرا انتظام بھی کیا, مولانا تبریز صاحب نے بتا بھی رہے ہو. انتظام کیا الگ کمرے میں, اور اچھے سے انتظام کیا ماشاءاللہ. ان کی ضیافت میں کسی طرح کی واقعی کوئی کمی نہیں رہی. اور وہ پھر مجھے سلا کے اور یہ کہہ کے کہ اب حضرت جب میں بلانے آؤں گا تب آپ کو چلنا ہے, اس بات کو آپ نوٹس کیجئے, اور وہ کہیے تو میں بھی ریکارڈنگ بھی ان کی سنا دوں جو ویڈیو میں بولے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جب لینے آؤں گا تب آپ کو چلنا ہے, آپ آرام کیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب وہ چلے گئے اسٹیج کی طرف, کیونکہ ان کو اور بھی کام تھا. مولانا ایک مصباحی صاحب کوئی تھے, وہ کمرے میں آ کے بیٹھے, کافی دیر مولانا فیضان وغیرہ سے بیٹھ کے بات چیت ہوتی رہی. تو اب چونکہ وہ مولانا مصباحی صاحب وہاں بیٹھے تھے تو میں لیٹ نہیں پا رہا تھا ان کے احترام میں, کہ اب بھائی وہ بیٹھے ہیں اور میں لیٹ جاؤں تو بھی عجیب سی بات ہے, ایک عالم ہے مولانا فیضان بیٹھے ہیں, تو اب اچھا میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ چلے جائیے, لیکن اب میں ان کے احترام میں ہی واقعی بیٹھا رہا کہ یار علماء ہیں یہاں بیٹھے ہیں, تو اب میں لیٹوں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو کچھ دیر کے بعد مصباحی صاحب جو وہاں بیٹھے تھے کمرے میں, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, ان کے پاس فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا فیضان صاحب آپ تیار ہو جائیے اور چلیے اسٹیج پہ, آپ کا بیان ہونا ہے. اب مولانا اشتیاق صاحب مولانا فیضان صاحب کو تقریر کے لیے جیسے وہ لے کے گئے, حالانکہ اشتیاق نیپالی کی نعت ہونی تھی اور اشتیاق نے پڑھا نہیں تھا, مطلب اشتیاق نے بھی نہیں پڑھا تھا, مولانا فیضان کی تقریر بھی بچی تھی, مفتی رفیق کھنہ پوری کی تقریر بھی بچی تھی, ان کے بعد مجھے پڑھنا تھا. اور جیسے ان کو وہ لے کے گئے ویسے ہی 3-4-5 لڑکے آئے میرے پاس کمرے میں اور بولے کہ آپ تیار ہو جائیے. تو اب جب وہ لوگ کمرے سے چلے گئے تھے مولانا فیضان وغیرہ, تو میں لیٹ گیا تھا. اب میں نے کہا بھائی آپ لوگ جاؤ, ابھی جب میرا ٹائم ہوگا تو مولانا تبریز صاحب آئیں گے, اور جب وہ آئیں گے تب میں چلوں گا. انہوں نے مجھ سے یہی بات کہی. خیر وہ لوگ چلے گئے, پھر کچھ لوگ آئے 5-7 منٹ میں, ان کو بھی میں نے وہ بات سمجھا دی. پھر وہ لوگ چلے گئے, پھر کچھ لوگ آئے, بطول اے بیٹا خاموش ہو جاؤ, پھر کچھ لوگ آئے. اب وہ لوگ جو آئے تو ان لوگوں سے میں نے جب یہ بات کہی کہ بھائی مولانا تبریز صاحب نے ہم سے کہا ہے کہ حضرت آپ آرام کیجئے, جب آپ کو پڑھنا ہوگا تو ہم لے چلیں گے, تب آپ چلیے گا. تو بولے ان لوگوں نے کہا کہ مولانا تبریز ذمہ دار ہیں کہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں, کمیٹی کے ہم لوگ ہیں, چندہ ہم کریں, اور مولانا تبریز آپ کو لے جائیں گے. مولانا تبریز کون ہے؟ اچھا. تو ہم نے کہا یار یہ ایک جلسے کے کئی مالک ہیں کیا. تو میں نے کہا بھائی ابھی مولانا فیضان کی تقریر بھی نہیں شروع ہوئی ہے, مفتی رفیق صاحب کی پوری تقریر بچی ہوئی ہے, 2 تقریریں آپ کے پاس بچی ہوئی ہیں, مجھے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو. میری 2 سال پہلے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی, تو میں تھوڑا سا احتیاط کرتا ہوں, مجھے اپنے اے بیٹا رکو, بات کر رہا ہوں فون پہ, دوڑو نہیں. تو میں نے کہا میری طبیعت 2 سال پہلے خراب ہوئی تھی, تو اب اس میں تھوڑا سا میں احتیاط کرتا ہوں, اور اپنے حساب سے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ میں آرام کر لوں, چونکہ لوگ آتے ہیں سننے کے لیے, تو ان لوگوں نے جیسے یوٹیوب وغیرہ پہ سنا ہوا ہوتا ہے ویسے ہی سننا چاہتے ہیں. جو میں تھک جاؤں گا 2-2.5-3 گھنٹہ وہاں اسٹیج پہ بیٹھ کے, تو میں کیا پڑھوں گا. اچھا یہ بات لگ بھگ 11:15 بجے رات کی ہے, اور مجھے پڑھنا ہے کب؟ 1 بجے. 2 تقریریں ہو جائیں گی اس کے بعد, ابھی 11:15 بج رہے ہیں, اشتیاق نیپالی کھڑے بھی نہیں ہوئے ہیں, مولانا فیضان کی تقریر باقی ہے, مفتی رفیق کی تقریر باقی ہے, اس کے بعد مجھے پڑھنا ہے, آپ سمجھو. تو میں جب یہ بات ان سے میں نے کہی کہ مجھے تھوڑا سا آرام کرنے دو, آپ کے یہاں کے جو عالم ہیں ان سے میری بات ہو چکی ہے آلریڈی, اور انہوں نے کہا میں آؤں گا بلانے تب چلنا. تو بولے وہ کوئی ذمہ دار ہے کیا, ہم لوگ کمیٹی کے ہم ذمہ دار ہیں, ہم جائیں گے بلانے کے, ہم لے جائیں گے اپنے حساب سے کہ ان کے حساب سے. تو میں نے کہا ایسی بات نہ کرو بھائی, ایسے نہیں بولا جاتا ہے, وہ عالم ہیں اور آپ کے یہاں کے امام ہوں گے یا کوئی ذمہ دار آدمی ہوں گے, انہوں نے کہا تو ان کی بات کا لحاظ رکھو. تو بولے کہ ارے تم لوگوں کو خالی سونے کے لیے اور کھانے کے لیے بلایا ہے. اچھا یہ جملہ, ہاں تم لوگ خالی سونے اور کھانے کے لیے آئے ہو جلسے میں, ہماری چلے تو ہم کسی عالم کو بلائیں ہی نہ تقریر کرنے کے لیے نہ نعت پڑھنے کے لیے. جتنے عالم آتے ہیں خالی کھاتے ہیں سوتے ہیں. ادھر ایک مولانا سو رہا ہے اور ایک تم سو رہے ہو, مطلب مفتی رفیق صاحب ادھر سو رہے تھے, ان کو بھی کہ ادھر ایک سو رہا ہے اور ایک تم سو رہے ہو, ایسے. اور جتنے ہیں سب ایسے ہی خالی کھاتے ہیں اور سوتے ہیں جلسے میں پہنچ کے, ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ عشاء کے بعد جیسے جلسہ شروع ہو تب سے لے کے جب تک ختم نہ ہو تب تک جلسے میں اسٹیج پہ بیٹھنا چاہیے تم لوگوں کو. ایسے مطلب بہت سخت لہجے میں بدتمیزی کے ساتھ, اور بھی بہت سی باتیں اس نے کہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو یہ بات مجھے بری لگی کہ یار یہ مجھے تو کہہ رہا ہے اور علماء کو بھی کہہ رہا ہے, تو کم سے کم میرا احترام نہیں کرتا, علماء کا تو احترام کرتا. تو میں نے کہا بھائی آپ کی یہ جو بات ہے نا, یہ
अच्छी नहीं है, इस तरह की बात ना करो। तो बोला हमारी चले तो हम जलसा ही ना करवाएं, तुम लोगों को बुलाएं ही ना, ये सब पागल हैं कमेटी के लोग और जिद करते हैं, मानते नहीं है कोई बात, मतलब तरह तरह की बात उसने जितनी खुराफात करनी थी उतनी खुराफात की। तो मैं उठा भैया, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि अब इतनी सारी बातें यहाँ ये कर रहे हैं बदतमीजी से। और जब मौलाना तबरेज ने कह दिया था कि अच्छा, मौलाना तबरेज साहब ने वीडियो में कहा है कि आलिम से बात करेंगे तो आलिम की तरह जवाब मिलेगा, जाहिल से बात करेंगे तो जाहिल की तरह जवाब मिलेगा। तो जब आप मुझसे ये बात मौलाना तबरेज साहब कह के गए थे कि मैं बुलाने आऊंगा तब जाना, तो ये 3-3 बार और लोगों को भेजने का क्या मतलब था? वही तो आप समझो इस बात को। उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ मौलाना तबरेज साहब का। उन्होंने खुद ही ये वीडियो में बात कही है कि मैंने मोहम्मद अली की शायद के मौलाना तबरेज से वो लोग बगैर पूछे आ जाते होंगे, सिर्फ अपनी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मौलाना तबरेज साहब के इल्म में अगर ये बात नहीं थी कि वो 3 बार बुलाने गए, तो बयान कैसे किया उन्होंने? इसका मतलब उनकी जानकारी में थी ये बात कि वो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना? तो वो खुद ही कह चुके थे कि मैं जब आऊंगा तब आप चलना, और ये बात वो मुझसे कह चुके थे। तो हम लोग थके रहते हैं, थोड़ा सा आराम अगर कर लेंगे तो मेहनत से अच्छा ही पढ़ेंगे ना भाई। वैसी बात है। तो अब ये तो कोई समझ नहीं रहा। तो अब इतनी बात बुरी लगी भाई, तो मैं चला आया, क्योंकि उन्होंने फिर उलमा की शान में तौहीन करना शुरू कर दिया ना, तो मुझे बुरा लगा। तो उन्होंने सबको उसी में लपेट दिया, तुम सारे मौलवी मौलाना फलां। फिर मैंने गाड़ी उठाई और फिर मैं अपना चलाया एक होटल में, क्योंकि रात बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता था, तो एक होटल में जाके वहीं अपना आराम से सोया। और सुबह वो फिर बोल रहे कि फोन भी नहीं उठा रहे थे और ये कोई जवाब भी नहीं दे रहे थे, मैं लगाया नहीं, गलत बात। आप बताओ पहले कि मैं फोन क्यों नहीं उठाऊंगा? मेरे फोन में उनका 1-2 बार फोन आया। अब क्योंकि नेटवर्क का मसला रहता है वहाँ पे, तो अब जहाँ जहाँ तक वो बात हो पाती थी, क्योंकि मैं इंडिया का हूँ, बॉर्डर का मामला था, तो एयरटेल वाला सिम जो है नेटवर्क कहीं कहीं पकड़ता था। तो अब जब पकड़े तो उठाऊं, लेकिन बात हो ही ना पाए, ना मेरी बात उनसे हो पाए ना उनकी बात मुझसे हो पाए, क्योंकि नेटवर्क का मसला था। तो जब एयरटेल वाला नेटवर्क कभी कभी पकड़ ले तो आ जाता था फोन, लेकिन फोन उठाने के बाद बात हो नहीं पाती थी। और व्हाट्सएप पे आता था तो कनेक्टिंग लिखे आता था, बात नहीं हो पाती थी कोई क्लियर। यही मसला है। अब बताए ना कि अब इसमें मेरी क्या खता है, आप बताइए। ऐसे हालात जब बनेंगे, कोई भी आदमी बदतमीजी करेगा, तो अब वहाँ बदतमीजी करने के बाद वहाँ कोई रुकेगा? आप बताओ, कभी नहीं। और इस तरीके से जुमले मतलब ये नहीं बोलना चाहिए। और जब वो खुद ही बोल के गए थे कि भाई मैं आऊंगा तब आप जाना, तो फिर तो क्या मतलब? या तो उनको भेजना नहीं चाहिए था, या लोग जा रहे थे बार बार और आपको खबर थी, तो इसका मतलब आपकी रज़ा थी उसमें। अगर आप चले भी आए तो पहले तहकीक करके तब बोलना चाहिए उनको स्टेज पे। अब ये समझिए कि आज की तरह ये वीडियो फैल रही है और आपकी मन से इस तरीके से लोग तौहीन भी कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं, कमेंट वगैरह तो ना मैं पढ़ता हूँ और ना मेरे पास इतना टाइम है, लेकिन है ना। और ये जो इस तरह की चीजें जो लोग फैलाते हैं, उनको एक बार कम से कम तहकीक की जरूरत है। जैसे आपने अभी तक ना कोई वीडियो शेयर की होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और ना किसी को भेजा होगा। आपने मुझे फोन किया ना, पूरी तफ्तीश की, मैंने आपको पूरी बात बताई। और मैं फिर ये बात बता रहा हूँ कि मौलाना तबरेज की ज़ियाफत में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी वल्लाह। हाँ, वो जब तक थे, ये बात मैं भी कबूल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, वो जब तक थे तब तक किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। उनके जाने के बाद ही ये सारे मामला पेश आने लगे। चलिए, ये माशाल्लाह, या तो फिर उन कमेटी वालों में और मौलाना तबरेज में कुछ ऐसा आपसी रंजिश हो जिसकी वजह से उन लोगों ने ऐसा किया हो। वल्लाह मतलब कयास कर रहा हूँ मैं, बाकी मैं कोई मेरी कोई ऐसी नहीं लाना चाहिए इसको, क्योंकि अभी आए दिन स्टेज के जो है क्लिप तो वायरल हो रहे हैं, अच्छा माहौल नहीं बन पा रहा है, समझ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, आप बताइए, आप मुफ्ती साहब, अमजदी साहब, मुदस्सिर भाई, कि अब इस तरह के हालात अगर आपके साथ पेश आएंगे तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। कोई आपके सामने उलमा को कहेगा और ऐसे कहेगा तुम लोग खाने सोने आते हो, तो इस तरह की चीजें आएंगी तो क्या करेंगे आप? ये दर्द कुछ तो जमीर जिंदा है ना भाई, थक के मर के सफर करके पहुंचो और उसके बाद ऐसी इस तरह की बातें कोई करेगा। और मौलाना तबरेज साहब कह रहे हैं कि आलिम से बात करेंगे तो आलिमाना जवाब मिलेगा, जाहिल से बात करेंगे तो जाहिल। तो मैं बात करने तो गया नहीं था उन लोगों से, वो लोग बार बार खुद ही तो आ रहे थे। बिल्कुल। और मैंने अपनी बात ही रखी थी कि मुझे अभी मत ले जाओ, मौलाना तबरेज साहब जब आएंगे तब चलूंगा मैं। उन्होंने कहा कि मैं, ये भी है मोहम्मद अली भाई कि आपने कभी किसी को फोन भी नहीं किया कि मुझे प्रोग्राम दो, और फिर प्रोग्राम बुला कर इस तरीके से जलील करना हमको अच्छा नहीं लगता है। मैंने अच्छा, मैं खुदा की कसम, मैं तहदीस नेमत के तौर पर मुदस्सिर भाई ये बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ,
اور میرے رب کا بڑا احسان ہے، میرے اساتذہ اور والدین کی اور مجھ سے محبت کرنے والے لوگوں کی دعائیں ہیں مجھ پہ، اللہ کا شکر ہے۔ میری محنت سے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ اور پروگرام کی جہاں تک بات ہے نا، اگر صحیح معنوں میں پروگرام ہی خالی پروگرام ہی اگر کرنا ہو تو رمضان میں بھی پروگرام ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ لوگ خالی فون